हाजिर हूँ आपके सामने अपने उर्दू के सेशन के साथ। जिस तरह आप देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से हम अपने उर्दू के एग्ज़ाम के इम्तहान के पेपरों की रिवीजन कर रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम एक नए पेपर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इस वक्त सिर्फ प्रिपरेशन है, वर्कगर्दानी है, ताकि आपको पूरी किताब का एक बार दोबारा से रिवाइज किया जा सके, दोहराया जा सके और आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी तैयारी कितनी है और किन जगहों पर आपकी तैयारी में कमी है। तो जो कमी है उसको आप पूरा करेंगे। शुरू करते हैं हम। पेपर भरने का तरीका आपको मैं बता ही चुका हूँ। सबसे पहले अपनी एंट्री करेंगे, पेपर के एक नंबर, पेज नंबर गिनेंगे, सवाल नंबर देखेंगे, सीरियल में है पेपर में, कोई पेपर कम तो नहीं है, कोई पेज कम तो नहीं है, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। वो आप सीरियल्स जो सवाल के जो सीरियल्स हैं वो ठीक हैं, कोई सवाल गलत साफ मतलब गलत प्रिंट तो नहीं है या उस पर कुछ छपा तो नहीं है। जो जरूरी चीज़ें, अगर वैसा पेपर आपको मिलता है तो उसको फ़ौरन तब्दील कर लेंगे। ये आपको पहले से हिदायतें पता है। आपको ये भी पता है कि पेपर जो है वो 3 घंटे का है। आपको ये भी पता है कि कुल नंबर उसके 100 हैं। और आपको ये भी पता है कि पेपर करने से पहले आपको 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाएगा। वो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के हैं, ताकि आप पेपर पढ़ के एक लाहे अमल मुरतब कर सकें। कौन सा सवाल जल्दी करेंगे, कौन सा सवाल बाद में करेंगे। जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता है वो सवाल सबसे पहले कीजिएगा, जो सवाल हल्का आता है उसको बाद में, और फिर बाद में, और फिर बाद में, मुश्किल सवाल सबसे आखिर में। और जो सवाल आपको नहीं आता आप उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, उसको छोड़कर आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो सवाल नहीं आता उसी पर अटक के रह जाते हैं और आगे सोचते हैं कि बाद में करेंगे, पहले ये सवाल कर दें। जबकि आगे वाले तमाम सवाल आते हैं और पिछला जो जिस पे अटके हैं वही सवाल नहीं आता। तो इस तरह बच्चे अटक जाते हैं, आखिर में देखते हैं तो वक्त बहुत कम बचता है और आते हुए भी आपको पेपर हल नहीं कर पाते, और इस तरह आपके उस चीज़ का असर सीधा आपकी कारकर्दगी पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरी हिदायत हैं वो आपको पता है, प्रिपरेशन के तौर पर सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। दूसरे सब्जेक्ट के माहिरीन ने भी आपको बता दिया होगा, ज़मीन के माहिरीन ने भी आपको बता दिया होगा। तो अब सिर्फ आपका रिवीजन वर्क रह जाता है। देखिए, दरिज़िल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम लिखिए। देवताओं की ऋषियों की सरजमीन, जर्रा जर्रा तेरी खाकाए हंसी, चूमता है कमर रोज तेरी जमी, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी। बताइए, या तो ये करिए या ये करिए। अब मुझे बताइए कि ये जो पहला बंद है ये कौन से तराने का है? तराने वतन का है। इसका जो लिखने वाले हैं, जो शायर हैं, वो कौन है? जिसको पता है वो हाथ उठाए। पहला बंद जो है वो तराने वतन का है, और इसके जो लिखने वाले हैं वो आप अपनी किताब में देख के बहुत जल्दी से बताइए तराने वतन किसने लिखा है। ये तराने वतन हमारे किताब के 10वीं किताब के सबक से दिया गया है, और इसके लिखने वाले हैं, जो इसके शायर हैं, वो कमल डबाईवी हैं। आप में से किसी ने याद नहीं किया। अगला देखिए, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, होश कूचे के हर जर्रे से आगा, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। ये 2 शेर जो हैं कौन से शायर के लिखे गए? शाद अजीम आबादी के लिखे गए। कोई बता सकेगा इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? तशरीह करने के लिए 4 लाइनें, 4 मिसरे हैं, यानी 2 शेर हैं, और उनकी आप तशरीह करेंगे तो ज़्यादा 6 से 7 लाइनें या 4 से 5 लाइनें। जी फरमाइए, कौन सा मदरसा? मदरसा वक्फ सूरत। जी बताइए। आपकी आवाज वाज़िह नहीं आ रही है, आप प्लीज बताएं। शाद अजीम आबादी का है, पता है। इसमें शायर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जिसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? सर इसकी सर इसकी तशरीह भी तो करें कि इन दोनों शायर में, इन दोनों अशार में शायर क्या कह रहा है। तमन्ना में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। किससे मुखातिब है इसमें? इसमें शायर कह रहा है अपने आप से मुखातिब या दुनिया से मुखातिब है। बताया गया है कि मुझे दुनिया में भेज कर
मुख्तलिफ तरह की तमन्नाएं, मेरे ख्वाहिशात मेरे सामने कर दिए, मुझे उलझा दिया गया। मुख्तलिफ तरह के मेरे ज़िंदगी के मकासद सामने रख दिए गए, मुझे उन खिलौनों में ज़िंदगी की जो आसाइशें दी गई उन खिलौनों में मुझे बहला दिया गया। ठीक है ना, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। उस कूचे के हर जर्रे से आगा, मैं अपने महबूब के हर गली के हर जर्रे से आगा हूँ, वाकिफ हूँ, क्योंकि उधर एक दो दिन नहीं, मुद्दतों कई अरसे तक मैं उधर जाता आता रहा हूँ। ठीक है ना। और अगला, इख्तिबास का नाम लिखकर 10 झील सवालात के जवाब दीजिए। कहानी के हिस्से में अफसाना निगार ने हीरोइन फूल रानी का तारुफ कराया। ये एक ऐसी नौकरानी है जो मुख्तलिफ घरों में काम करती है। वो खूबसूरत औरत है, वो दूसरी नौकरानी से बहुत मुख्तलिफ है। ना तो बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़े पहनती है, ना ही भारी भरकम जेवर पहनती है, और इसका रहन सहन और बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे बड़े घराने की औरतों का होता है। वो जमादारनी की बातचीत, तहजीब और उसके अच्छे ढंग से काम करने के अंदाज से मुतासिर हैं। ये एक पैराग्राफ है, आपकी किताब के सबक में से लिया गया है। बता सकेंगे कोई ये कौन सी किताब, ये किताब कौन से सबक से लिया गया है, इसकी मुसन्निफा कौन है? किसी मदरसे का हाथ उठा है? सारे ही मदरसे खाली हैं, एक मदरसे के अलावा किसी का हाथ नहीं उठ रहा, और एग्जाम का दिन सर पे है और आपके कोई तैयारी नजर नहीं आती। ये इक़्तिबास हमारी किताब के सबक एक सवाल से लिया गया है। इसकी मुसन्निफा का नाम है सालेहा आबिद हुसैन। आ रहा है समझ में? समझ में नहीं आता इस दफा क्या होगा। अफसाना निगार ने इस सबक में किसका तारुफ कराया और क्यों? अफसाना निगार ने इस सबक में घरेलू खादिमा का तारुफ कराया जिसका नाम फूलवती है, और वो उसके काम का ना सिर्फ उसके काम करने के ढंग से बल्कि उसके लिबास से, उसकी बोलचाल से, उसकी तहजीब से बहुत ज्यादा मुतासिर है। सबक की हीरोइन की तारीफ की गई क्योंकि उसके काम, वो उसके लिबास, उसका काम करने का तौर तरीका, ढंग, बातचीत करने का अंदाज बहुत अच्छा। सालेहा आबिद हुसैन को बहुत अच्छा लगा। सबक में अफसाना निगार किन बातों से मुतासिर हुई? सबक में अफसाना निगार किस किस से मुतासिर हुई? देखिए किस किस से। जमादारनी यानी फूलवती, फूल रानी की बातचीत, तहजीब, बोलने का अंदाज, अच्छे ढंग से और काम करने के अंदाज से मुतासिर हुई। ये सारी चीजें आपको पहले सवाल के अलावा बाकी सारी चीजें आपको इसी पैराग्राफ में नजर आती हैं, इसी इक़्तिबास में नजर आती हैं। फ्री के सवाल हैं, फ्री के जवाब हैं और फ्री के नंबर हैं। और अब मैं 48 बरस के बाद, या तो वो करिए या नीचे वाला कर लिए, उसमें बता दें कि और अब मैं 48 बरस के बाद लौट आया हूं। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां, उनके बच्चे मेरे साथ हैं, और हम लोग सैर करते करते संभल झील के किनारे निकले हैं। और अप्रैल का महीना है, दोपहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जा रहा हूं। और खुल्क हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं, और पगडंडी की खाक पर से किसी जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है, और मेरा दिल धक से रह जाता है। जी, बहुत बेहतरीन सबक है, आप सबने पढ़ा है। पूरे चांद की रात, और जो उसके मुसन्निफ हैं उसे देख लीजिए, क्या नाम है उस मुसन्निफ का। मुसन्निफ कितने बरस के बाद लौट के आया है? मुसन्निफ बताइए। किसी ने हाथ उठा रखा है? मैंने पढ़ के सुनाया, अगर आपको याद हो तो। कोई एक आध बच्चा, कोई एक आध मदरसा। जी, पूरे 48 बरस के बाद। अफसाना निगार कहाँ ठहरा खड़ा है? तबल नदी के किनारे, झील के किनारे। लड़की के हाथ में क्या था? जो लड़की भागे जा रही थी, क्या था उसके हाथ में? सर पोटली है ना जी। और गजल का एक शेर लिखिए, गजल की तारीफ बयान कीजिए। गजल, कोई सी भी गजल का कोई एक शेर जो आपकी किताब का हो, और अगर आपकी किताब का ना भी हो, जो शेर आपको किसी गजल का याद है वो लिख दीजिए। गजल की तारीफ लिखेंगे, गजल की तारीफ
क्या लिखें, देखिए अभी आपने जो शेर पढ़े ना इससे पहले जो आपकी इसमें दिए गए वो ये शेर थे कौन से, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये भी गजल है, शाद अजीम आबादी की है। और उसके बाद गजल की तारीफ लिख देंगे, गजल के लफ्जी मायने लगवी मायने क्या हैं, गजल किसको कहते हैं, गजल से क्या मुराद है, पहले गजल में कौन से मजामीन लिए जाते थे और अब आजकल गजल में किन किन मजामीन को शामिल कर लिया गया है। गजल के लफ्जी लगवी मायने, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना यानी महबूब से बातें करना है। गजल के दूसरे लगवी मायने जख्मी हिरन की आवाज के भी आते हैं। गजल पे के इसमें बहारिया पहले इसमें इश्क़ और बहारिया मज़ामीन कलम बंद किए जाते थे और अब जमाने के हिसाब में इसमें हर तरह के मज़ामीन शामिल कर लिए गए हैं। अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। इन कहानियों में कैसे किस्से बयान किए जाते हैं, कौन लोग कहानी सुनाते हैं? मदरसा मदीनतुल उलूम तमिलनाडु। कहानी जो पुराने जमाने की बातों को कहते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा और बच्चे अपने बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं। इसमें दिलचस्प अंदाज की बात बयान की जाती हैं। इसमें न सिर्फ हालिया दास्तान बयान की जाती है जो सामने गुजर रही होती है, इसके अलावा माफूकुल फितरत चीजों का भी हवाला दिया जाता है और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कही जाने वाली बातें। दर्ज झेल का उन्वान से किसी उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। अपने वतन से मोहब्बत यानी हुब्बुल वतनी, ईद उल फित्र का त्यौहार, महात्मा गांधी जी, दिल्ली का बाजार, चांदनी चौक, मेट्रो ट्रेन रेल का सफर। 1 2 3 4 5 6 मजमून है ये और 6 के 6 कैसे मजमून है? जो सबसे आसान आपको लगे वो लिख दें, लेकिन वो इस तरह लिखेंगे कि पूरी डिटेल और पूरी तफसील के साथ। ऐसा ना हो कि आप खाली खाली लिखते चले जा रहे हैं और उसमें कोई तफसील नहीं है और फर्जी ऊपर ऊपर की बातें लिख रहे हैं और पढ़ने वाला जांच रहा है आपकी इनडेप्थ आपकी मालूमात को और देख पता चल रहा है कि आपके नंबर 10 नंबर का सवाल है और आपके आते आते नंबर 2 या 3 नंबर आ रहे हैं। हमारे यहाँ फॉर बीइंग मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते हमारे पास सबसे आसान जो मजमून आता है वो ईद उल फित्र का आता है। लेकिन अगर ईद उल फित्र लिखें तो पूरा तसल्ली के साथ लिखें कि ईद उल फित्र क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र से पहले रमजान के महीने में क्या क्या चीजें करी जाती है, रमजान अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए क्या है, रमजान में कौन कौन सी मकसूद इबादत हैं, ईद उल फित्र पर रमजान जब नमाज पढ़ी जाती है ईद उल फित्र की उसे क्या कहते हैं, उस पर अल्लाह क्या नवाजता है अपने बंदों को और उनसे क्या कहता है, और उसके बाद आप ईद उल फित्र के बताएंगे कि ईद उल फित्र में क्या कैसे कैसे आप उसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। इस तरह बताएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप पूरी आधी अधूरी बात कहते हैं कि आप नमाज पढ़ने जाते हैं और क्या कहते हैं नए कपड़े पहनते हैं, घरों में सफेदी होकर तैयारी होती है, मीठे पकवान बनते हैं, बस ये आप ईद उल फित्र के वाले दिन की अगर बात बता रहे हैं तो खाली खाली बातें हैं। जब तक मजमून है आपका 10 नंबर का, तकरीबन 1.5 से 2 पेज का, और 1.5 से 2 पेज का मतलब यह है कि मुंतहिन आपसे चाहता है कि आप उसकी बहुत बारीक से बारीक बातों को भी बयान करें। महात्मा गांधी जी के बारे में बताएंगे। 2 अक्टूबर को 1800 कुछ में पैदा हुए और उनके बारे में बताएंगे कि पहले क्या थे, आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए, कौन से मुल्क में उनके साथ कौन सा ऐसा वाक़ा पेश आया जिससे वो समाजी नाबराबरी के खिलाफ उठ खड़े हुए, और उन्होंने कौन सी मुहिम चलाई वहां पर जहां के लोगों को, मजदूरों को उनका सही हक मिला। उसके बाद वो हिंदुस्तान आए, किसके बुलावे पर हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने क्या देखा और किस चीज से मुतासिर होकर उन्होंने आजादी की मुहिम की शुरुआत की या छेड़ी या दोबारा से उसे रीस्टैब्लिश किया, उसे छेड़ा, और किन किन लोगों ने उनका साथ दिया। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ वक्त के एतबार से उन लोगों ने आज़ादी के लिए क्या क्या नारे, महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए क्या क्या बातें की, क्या क्या नारे दिए।
आजादी की जंग के दौरान किस बात से महात्मा गांधी का दिल बर्दाश्ता हो गए। ये तमाम चीजें लिखी हुई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी महात्मा गांधी की रहनुमाई सरपरस्ती में हासिल हुई। तो तमाम चीजें महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे। और फिर महात्मा गांधी को कैसे शहीद किया गया और मरते वक्त महात्मा गांधी के मुंह से क्या अल्फाज निकले, है ना, ये तमाम चीजें। और ये भी बताएंगे कि महात्मा गांधी पार्टीशन के खिलाफ थे। ये तमाम चीजें आप अपने मजमून में लिखेंगे। दिल्ली का बाजार चांदनी चौक, दिल्ली का बाजार चांदनी चौक बताएंगे आप कहां से कहां तक शुरू होता है, इसकी हद कहां से कहां तक है, ये कब से लगना शुरू हुआ है, इसकी तारीखी बुनियाद, तारीखी अहमियत क्या है, मुगलिया दौर से शुरू हुआ, शाहजहां के जमाने से शुरू हुआ, इसकी तारीखी अहमियत है। और ये हर दौर में दिल्ली की जान रहा है और आज भी दिल्ली की ये आन बान शान, कौन सा माशी तौर पर आन बान शान का दर्जा रखता है। दिल्ली के जितने भी थोक बाजार हैं वो न सिर्फ चांदनी चौक बल्कि उसके आसपास हैं। चांदनी चौक में क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको बताना है, खाने पीने का सामान मिलता है। चांदनी चौक में कौन कौन सी इमारतें ये भी आपको बताना है। चांदनी चौक में और चांदनी चौक में मिली जुली बाजी रहती है ये बताना है आपको। चांदनी चौक का रेनोवेशन कब हुआ ये बताना है। और आप चांदनी चौक दिल्ली में क्या हैसियत रखता है ये बताना है। ना सिर्फ तिजारती मरकज बना हुआ है बल्कि एक अच्छा सयाहती मकाम भी बना हुआ है। ठीक है ना, कोई भी चीज चांदनी चौक के बारे में नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो चांदनी चौक के बारे में आपको बताना चाहिए कि इसके मुंसलिक बाजार कौन से है। नई सड़क है, दरीबा बाजार है, सोने का कारोबार होता है। नई सड़क पे कपड़े और किताबों का कारोबार होता है। बल्लीबाग में जूतों और चमड़े का कारोबार होता है। चश्मों का कारोबार होता है। फतेहपुरी मस्जिद के बराबर में चश्मों की मार्केट है ना। कटरा नील है, कपड़ों का होलसेल मार्केट है। ये तमाम चीजें आप उसकी डिटेल से इन डेप्थ स्टडी बताएंगे। अब आते हैं मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन क्या बताएंगे। मेट्रो ट्रेन दिल्ली की जान है, दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाती है ना। कब शुरू हुई, कौन कौन सी, अब इसमें कहां कहां तक इसका एक्सटेंशन हुआ अगर आपको याद है तो, और नहीं तो इन तीनों में से ऊपर वाले चारों में से कोई एक लिख दीजिए। रेल का सफर ऐसा सफर है जिसका हर बच्चे ने तजुर्बा किया है। जितने भी बच्चे जितने भी मदारिस में पढ़ते हैं यकीनन दूर दूर से आए हैं और उनको अपने रेल का जो भी उनके अपना एक्सपीरियंस, रेल का एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे कि हमने एक फला दिन रेल का सफ़र किया, हम फला दिन अपने गांव से मदरसे के लिए रेल में बैठे या मदरसे से गांव के लिए रेल में बैठे, हमने फला जगह से टिकट लिया, फला जगह तक का टिकट लिया, रेल में हमने टिकट बुक कराया तो अपने कंफर्म सीट ली और नहीं तो चलती जो चालू टिकट हो गया जिसे कहते हैं हम करंट टिकट लेके रेल में सवार हो गए। बहुत भीड़ थी, मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ स्टेशन हमारे रास्ते में आए, हर स्टेशन की अलग अलग खासियत थी। फला स्टेशन पे हमें ये चीज़ बिकती हुई मिली, फला स्टेशन पे हमें ये चीज़ मिली, फला स्टेशन पे हमें ये चीज़ मिली, फला स्टेशन पे भी गया ये तारीखी अहमियत का हामिल है, उसे अंग्रेज़ों ने या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बनाया, उसका रिनोवेट किया, उस बहुत अच्छा हो गया, है ना। इस तरह की चीज़ें उसमें आप लिख सकते हैं। और आखिरकार हमारा अपना रेल का सफर अपने अख्ताम को पहुंचा, हम अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच गए। इस तरह ये करके आप लिखेंगे। अपने दोस्त को उसके इम्तिहान में कामयाब होने पर खत लिखकर मुबारकबाद दीजिए। जाती खत है, उसमें लिखेंगे सबसे पहले अस तरफ अपना नाम, जहां से लिख रहे हैं वहां इम्तिहान का और शहर का नाम दिल्ली। फिर लिखेंगे प्यारे डियर या प्यारे दोस्त या जो भी उसका नाम है लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और तुम्हारे खैरियत कुरान करीम से नेक मतलब चाहता हूँ। और उसके बाद लिखेंगे किसके इम्तिहान के कामयाब होने पर, उसके इम्तिहान वो कामयाब हुआ है, अपने नहीं, आप कामयाब नहीं हो, आपका दोस्त कामयाब हुआ है। मुझे तुम्हारे जरिए बजरिया फोन इतला मिली कि तुमने 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में जो भी हो क्लास में आप लिखना चाहें अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की। दोस्त पढ़कर इंतहाई खुशी इतला मिलकर इंतहाई खुशी हुई और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तुम्हें हर सतह पर हर कदम पर कामयाबी से हमकिनार करता रहे। लेकिन मेरी दोस्त तुमसे यही गुजारिश है मेरे प्यारे, मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है कि कामयाबी की मंजिल पर, ऊंचाइयों की चोटी पर पहुंच जाना बहुत जितना मुश्किल है जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपने आप को उस मेयार पर बनाए रखना है। तो मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं क्या कि तुम इस बुलंद मकाम पे आगे बढ़ो,
इससे नीचे ना हो, तनज़्ज़ुल का शिकार ना हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे जहन को खराब कर दे और तुम किसमें, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को तबाह बर्बाद कर लो। तो आपकी चाह होनी चाहिए कि मुझे अच्छे से अच्छे की तलाश में है अब ढूंढती है, वो है ना कि अच्छे से अच्छे की तलाश में आपको काम करना है और अपने आप को अपनी मुसलसल काविशों से, मेहनतों से, है ना, डिसिप्लिन से, नज़्म ज़ब्त से और मजीद निखारना है। इन अल्फाजों के साथ तुमसे विदा लेता हूँ। घर में अब्बा को सलाम, छोटों को प्यार, है ना। इस बार गर्मी की छुट्टी में अगर मौका मिला तो तुमसे जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, फक्त तुम्हारा दोस्त। इस तरह करके आप बात खत्म कर सकते हैं। अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब को बुखार होने की वजह से 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त लिखें। देखिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिखेंगे, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, इसमें अस्सलाम वालेकुम तो लिखते ही नहीं है, सीधा सीधा लिखेंगे स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, अगर इन्होंने बताया है और अगर इन्होंने सिर्फ यही सीधा सीधा दिया है, स्कूल का नाम नहीं है, तो सीधा लिखेंगे कोई भी एक स्कूल का नाम अपनी तरफ से लिख देंगे। उसके बाद स्कूल के जहां पे स्कूल वाक़ है उस जगह का नाम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे मौजू में लिखेंगे आप बराए दरखास्त बराए 2 दिन रुखसत बवजह अलालत या बवजह अलालत, और फिर लिखेंगे जनाब आला गुजारिश ये है कि मैं गुज़श्ता रात से मुझे सख्त शदीद बुखार में मुब्तला हूँ। डॉक्टर को दिखाने पर पता, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के आराम का मशवरा दिया है, इसलिए मेरी आपसे इल्तिमास है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मुझे 2 दिन की रुख्सत इनायत फरमाएं। और जो 2 दिन की रुख्सत है उसकी डेट डालेंगे। आज की तारीख है, आज तारीख है 14/10/2024 से 16/10/2024 तक आपकी नवाजिश होगी। फक्त आपका फरमाबरदार शागिर्द XYZ यानी अली बेजी, जमात, रोल नंबर, तारीख, इस तरह आपकी एप्लीकेशन होगी। और देखिए, अगर एप्लीकेशन में आप नफ्स नहीं लिखते हैं, ऊपर के जनाब हेडमास्टर साहब वगैरह लिख देते हैं तो उसके 2 नंबर हैं। नीचे अगर अपनी एंट्री लिख देते हैं उसके भी 2 नंबर, 1 नंबर है, और बीच में जो नफ्स है उसमें अगर लिखते हैं तो उसका 1 नंबर, उसके 2 नंबर है। तो अगर आपको एप्लीकेशन के अंदाज में, फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर आपके नफ्स में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। भले ही पूरे ना मिले, 5 नंबर की एप्लीकेशन है तो 4 नंबर, 3 नंबर तो लाजमी मिलने हैं। अटेम्प्ट हर सवाल करना है, किसी सवाल को नहीं छोड़ना। रेडियो की कौन सी इजाद ने कंप्यूटर सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया? बताइए। ट्रांजिस्टर की इजाद ने कंप्यूटर सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया, या सैटेलाइट के जरिए नशरियात क्यों अहम है? सैटेलाइट, ये सब आपका किसका, मास मीडिया के सवालात हैं, ये आपको पढ़ के करने हैं। ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं चलेगी। हम खत में इधर उधर की बात लिख देते हैं, एप्लीकेशन में भी एक आध जुमला इधर उधर कर देते हैं, मजमून में भी 2-3 बातें अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, लेकिन जो नॉलेज बेस्ड सवालात हैं, मालूमात की बुनियाद पर सवालात हैं, उनमें आप कोई भी बात, कोई भी रद्दोबदल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मीर तकी मीर की गजल की खसूसियात लिखिए। मीर तकी मीर की गजल की खसूसियात क्या लिखेंगे? गम में डूबी हैं, अफसरदा हैं, साफ सुथरी हैं, शुस्ता जबान है, आम फाम है, जबान सादा सलीस है, जमीन से जुड़े लोगों के लिए लिखी गई है, और उनकी कलाम में तलखी क्यों पाई जाती है ये भी लिखेंगे। उनके कलाम में तलखी इसलिए पाई जाती है कि उन्होंने जो जिंदगी है वो कसम पुरसी की हालत में गुजरी, और वो चीज, वही तलखी उनके कलाम में पाई जाती है। या नजीर अकबर आबादी की नज़म गोई पर रोशनी डालिए। नजीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं। अवामी शायर है मतलब अवाम के, आम लोगों के लिए इन्होंने नज़में लिखी हैं, है ना। और जब आम लोगों के नज़में लिखी हैं तो आम लोगों की हालत ज़िंदगी पर इनकी बहुत बारीकी से उनका मुशाहिदा मुताला है, गहरा मुताला है। आम फहम ज़बान लिखी है, ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया है जो आम लोगों को समझ में आए और ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँचे, और वो माशरे की इस्लाह का काम करें। तराना वतन के हवाले से बताइए कि शांति की गंगा जमुना बहाने से क्या मुराद है? चंद लाइनें लिखी है। इसमें अमन का लिखना है आपका पैगाम। अमन के पैगाम के लिए आप 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। चंद लाइनें बोले ना तो 4-5 लाइनें बहुत होती है। 3 नंबर का सवाल है, मैक्सिमम 6 लाइनें, आधे नंबर की 1 लाइन तो 6 लाइनें, है ना। शांति की गंगा जमुना बहाने से मुराद अमन को कायम करना है ना जी।
और अमन कायम करना क्यों जरूरी है आप उसमें बताएंगे, बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप शांति गंगा जमुना बहाने से मुराद आप ये कहेंगे कि वो शांति आई थी, 1 लोटे में गंगा का जल लिया, 1 लोटे में गंगा जमुना जल लिया और उसने बहा दिया तो शांति गंगा जमुना बहा दी, तो वो चीज नहीं चलेगी। हमें सही सही बताना है अपने मफहूम के साथ। कि एक जगह मैंने देखा कोई कहा उस पे किसी सवाल पे लिखा था कि फलां चीज पे रोशनी डालिए, तो एक बच्चे ने उस जगह का नाम लिखा और उस पर टॉर्च बना दी और कहा रोशनी डाल रहा हूं। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी है ना। एग्जामिनर सब समझता है, मुमतहिन सब समझता है कि कितनी मालूमात बच्चे की है और कितनी मालूमात और कितनी बात अपने आप अपनी कॉपी पे बयान कर पा रहा है। हुस्न का फलसफा क्या है? हुस्न का फलसफा देखने वाले की नजर में है, और जो चीज जिसको अच्छी लगे वो हुस्न है, और जो चीज अल्लाह की याद दिलाए वो सब हुस्न के फलसफे में आती है। शायर ने चांदनी रात को कितनी चीजों से तशबीह दी, ये चांदनी रात का मंजर है ना जी। और मसनवी सहरुल बयान का जो हिस्सा हमारे यहाँ है, जोगन का किरदार वाला, और जोगन की जो शेर उसमें है कि चांदनी रात में चांद की रोशनी पेड़ों के से छन छन के पत्तों से छन छन कर आ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम सुहाना है, केदारे की बीन पे केदारे की उस पे रब्त पर जोगन अपने गाना गा रही है, सारे जानवर मस्त होकर उसकी तरफ बैठे हुए हैं, है ना। वो तमाम चीजें आपको इसमें लिखनी है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की तर्ज तहरीर पर चंद लाइनें लिखी है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग वो जिन्होंने वो लिखा हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, जिन्होंने एक लफ्ज बनाया उर्दूयाने और हिंदियाने, नए नए लफ्ज बनाने में माहिर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। तारीख और हकायक की बुनियाद पर बात करने वाले प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। आसान जबान इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। उर्दू में अंग्रेजी का इम्तिजाज करने वाले प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। उर्दू में हिंदी लफ्ज को बहुस्न खूबी इस्तेमाल करने वाले प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। जितनी भी खसूसियात आप सादा सलीस और आम फाम के साथ लिख सकते हैं, वो सब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग के साथ जोड़ दीजिए। बस उसमें दो बातें और भी बढ़ा दीजिए कि नए लफ्ज बनाने में माहिर, और प्लस हकाइक की बुनियाद पर और दलाइल की बुनियाद पर क्या लिखने वाले, मजमून लिखने वाले, मजामीन लिखने वाले, अपनी बात कहने वाले प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। याद रहेगा भाई। किसी तरफ से किसी भी बच्चे से किसी भी मदरसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता ना, तो बहुत खराब सा महसूस होता है। आप में से कोई भी मदरसा के बच्चा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता, सब खाली सन्नाटे के साथ सुन रहे हैं। मोहम्मद मुजीब के अंदाज़े तहरीर पर चंद लाइनें लिखिए। मोहम्मद मुजीब कौन पता है? कौन है मोहम्मद मुजीब? आपकी किताब में इनका एक सबक है मोहम्मद मुजीब के किस नाम से, कुछ पता है आपको? किसी मदरसे के किसी बच्चे को पता है? किसी मदरसे के किसी बच्चे को पता है तो प्लीज बताएं। किसी मदरसे के किसी बच्चे को पता है तो बताएं प्लीज। आजमाइश का ड्रामा है जी, बताइए कौन सा मदरसा? मदरसा है दारुल उलूम सूरत जी, बताइए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में कुछ बताते हैं आप? बताइए भाई, माइक ऑन कीजिए। जी आजमाइश, आगे आगे तो बोले जी, और बोले आगे। आप सही बोल रहे हैं, आगे बोले। मशहूर ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब हैं, और हमारी किताब में उनका ड्रामा लिखा गया, ड्रामा आजमाइश का
आखिरी एक्ट बयान किया, लिखा गया है। इस ड्रामे में उन्होंने सादा, सलीस और आसान जबान का इस्तेमाल किया है। उसमें जो किरदार हैं वो बहुत अवामी सतह के किरदार हैं जिनसे हमारा तकरीबन रोजमर्रा का वास्ता रहता है। ऐसे कुछ है ना जी, भागवती, रामवती, है ना। जब हुब्बे वतनी के हुब्बे, जिसका मरकजी किरदार कौन है? लाला जी है, उनकी बीवी है, और वो दो जाबाज कौन है? जंग आजादी की सिपाही औरतें हैं, है ना। हर किरदार की जबान, हर किरदार का मुकालमा उनकी मिजाज नहीं, उनकी डेजिग्नेशन ओहदे के हिसाब से उनकी जबान बयान की गई है। सिपाहियों की जबान सिपाहियाना है, लाला जी की जबान लाला जी की वाली है, और औरतों खिदमतगारों औरतों की जबान वो खिदमतगारों वाली है, और जंगजुआना जो औरतें हैं, जो आज़ादी की सिपाही हैं, उनका हौसला, उनका जज्बा, उनकी जबान भी बिल्कुल वैसे ही है। और उन्होंने वो अक्सर आम जिंदगी से जुड़ी चीजों को अपना तख्ता मश्क बनाया करते हैं। हामिद के दोस्त आखिर में दस्तपनाह से क्यों मुतासिर हुए? हामिद के दोस्त आखिर में दस्तपनाह से क्यों मुतासिर हुए? हामिद के दोस्त आखिर में दस्तपनाह से क्यों मुतासिर हुए? भाई कोई बताएगा? ईदगाह सबक का सवाल है। हामिद उसका मरकजी किरदार है, और वो अपने दोस्तों से कह रहा था ना कि मुझे अपने खिलौने दिखा दो, मैं भी तुम्हारे खिलौने से खेल लूं। तो कोई उसको खिलौने दिखा के राजी नहीं था। लेकिन जैसे ही हामिद ने चिमटा खरीदा और उसके हाथ चिमटे की तारीफ बयान करना शुरू की, तो तमाम लोग उसकी बहादुरी से मुतासिर हो गए, और वो खुद चिमटे से खेलना उन्होंने खुद चिमटे से खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। कबीर के नाम के साथ लफ्ज दास क्यों है? इसके क्या मायने हैं? कबीर के नाम के साथ लफ्ज दास क्यों लगा है? इसके क्या मायने हैं? कौन बताएगा? मदरसा, मदरसा, कोई सा मदरसा, किसी का हाथ उठाओ। गंगावटी डिस्ट्रिक्ट के कोपला नदी मदीनातुल उलूम, जी नीचे, जी फरमाइए, आप बताएंगे। कबीर के नाम के साथ दास क्यों लगा है? माशाल्लाह, 1 2 3 4, जी बताएंगे आप लोग। एक तो आपकी किताबें नहीं है, आप तो सेशन गुजर गए, आपकी किताबें आपके हाथ में होनी चाहिए थी। ना कॉपी है, ना पेंसिल है, कैसे किताब क्लास ले रहे हैं आप लोग? खाली आके स्क्रीन ऑन करके बैठ जाना, हंसना, ये क्लास लेने का तरीका थोड़ी ना बाबूजी। कम से कम किताब आपके हाथ में होनी चाहिए थी। एग्जाम में क्या लिखेंगे मुझे समझ नहीं आता। खैर, कबीर के नाम के साथ दास क्यों लगा है? दास के मायने खिदमतगार के, और कबीर आम लोगों की खिदमतगार थे, जो कहते थे कि मुझे आम लोगों की खिदमत करने में कोई शर्म, कोई यार, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तहजीब से क्या मुराद है? कौन बताएगा? हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर के सबक के अंदर तहजीब के बारे में लिखा है, उसकी तारीफ लिखी है, वो तारीफ आपको बयान करनी है। तहजीब से क्या मुराद है? कोई बताएगा? कोई मदरसे का बच्चा? किसी का हाथ नहीं उठा, किसी का नहीं उठा। जामिया अबू हुरैरा, कोसंबा, सूरत, गुजरात, नीचे। हाँ, ये यही 1 2 बच्चे बैठे हैं, जी फरमाइए। तहजीब से क्या मुराद है? 3 नंबर का सवाल है, कम से कम 3 से 4 लाइनें तो होनी ही चाहिए। और अगर 3 से 4 लाइनें नहीं होती तो जितने बात में आप अपने, जितने जुमले में आप अपनी बात मुकम्मल कर सके वो काफी है। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर सबक निकालिए किताब में, उसमें शुरुआत में लिखा है तहजीब किसे कहते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी एक खित्ते में बसने वाले लोग जो सेम कल्चर, सही एक ही तरीके का जिंदगी का तरीकेकार इख्तियार करते हैं, रहना सहना खाना पीना, वो सब उस खित्ते की तहजीब कहलाती है।
मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? फरमाइए। दो लफ्ज को मिला देने को मुरक्कब कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कौन से दो लफ्ज? मुतरादिफ अल्फाज को, मुतरादिफ अल्फाज को। अलग लफ्ज को मिला देने को, दो अलग अलग लफ्ज को मिलाकर जब एक नया अल्फाज बने और मायने भी मुख्तलिफ हो तो क्या कहलाते हैं? वो मुरक्कब अल्फाज कहलाता है। पूरी बात लिखें, आधी अधूरी बात लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तारीफ है ये, जो तारीफ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग पर, मालूमात की बुनियाद पर या कवायद की बुनियाद पर सवाल है, उनके बिल्कुल सही सही जवाब लिखने होते हैं। तशबीह की तारीफ लिखिए और मिसाल भी दीजिए। कौन बताएगा? तशबीह यानी एक चीज को दूसरी चीज में एक कंपेयर करना, जैसे कि ज़ैद है तो उसको बोलना कि ज़ैद चांद जैसा है। जी, आपको लफ्ज कंपेयर करना नहीं लिखना है इंग्लिश, उसमें आप तो उर्दू में लिखेंगे। मिसाल देना, मुमासलत बयान करना, जैसे किसी को शेर, इसके अंदर बाबू का माना पाया जाता है, इसको शेर कहा जाता है। तशबीह जी जी, जैसे जैद को देखकर ये कहा जा रहा है कि जैद चांद जैसा खूबसूरत है, तो जिसमें सिर्फ एक खूबी बयान की जा रही है और एक खूबी को से साथ उसी मिसाल दी जा रही है, ये मुमासलत दी जा रही है, ये तशबीह दी जा रही है, मिसाल दी जा रही है, वो सब तशबीह कहलाता है। लेकिन अगर जैद को देखकर ये कहा जाए कि देखो शेर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डरना, बचाना। नहीं जनाब, जैसे जैद को देखकर ये कहा जाए, मतलब जैद बहुत भारी भरकम अच्छा इंसान है, बहादुर इंसान है, उसको देखकर जी जी, वो वो दूर से आ रहा है, आप उसको देख के नहीं कह रहे जैद शेर जैसा बहादुर है, आप सीधा कह रहे हो देखो शेर जला आ रहा है। तो उस सूरत में शेर क्या हुआ? उस सूरत में शेर इस्तारा हुआ, जिसमें जैद शेर के और ज़ैद के बहुत सारे औसाफ को एक साथ यकजा कर दिया गया, जैसे बहादुर, भारी भरकम, फुर्तीला, चाको चौबंद, है ना, शिकार करने वाला, निडर ना डरने वाला, बहुत सारी बातें जब एक ही चीज से मिसाल दी जाए और एक ही चीज में यकजा कर दी जाए तो उसे इस्तारा कहा जाता है। ये दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखिए क्योंकि कभी कभी इस्तारा और तशबीह की तारीफ एक साथ पूछ ली जाती है और हम सिर्फ तशबीह में उलझ कर रह जाते हैं। रदीफ और काफिये की तारीफ लिखिए। जिन लोगों ने गजल पढ़ी है वो रदीफ भी बताएंगे और काफिया भी बताएंगे। रदीफ किसे कहते हैं और काफिया कैसे कहते हैं? शेर के दोनों मिसरों में सबसे आखिर में आने वाले वर्ड, सेम वर्ड, बिल्कुल एक जैसे लफ्ज, बिल्कुल एक जैसे लफ्ज, वो रदीफ कहलाते हैं। जिसे कि जी और हर गजल हर नज़म में ये पूछा जाता है कि इस शेर में रदीफ होगा काफिया क्या, वो आपको नहीं पता लगता। तो शेर के बिल्कुल आखिर में सेम वर्ड्स अगर आए, अगर एक ही लफ्ज अगर आए और एक बिल्कुल वही वर्ड्स आए तो उसे रदीफ कहते हैं। और रदीफ से ठीक पहले जो लफ्ज आते हैं जो वजन के एतबार से जिसमें नगमगी पैदा की जाती हो वो सब काफिया कहलाते हैं। और गजल का पहला शेर मतला, उसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी की जाती है। जी। नीचे दिए गए हर सवाल के 4 मुताबादिल जवाब हैं, इनमें से सही चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। अमीना को कपड़े सीने पर फहीमन से कितने पैसे मिले थे? 4 आने, 10 आने, 8 आने, 6 आने। कौन सा सही है? सारे बच्चे तैयार, बिल्कुल एकदम। अब ये वो सवाल हैं जो आपको सब आनी चाहिए। सारे बच्चे हाजिर और जात, बिल्कुल तैयार। अब बताइए, ईदगाह का सवाल है, हामिद की दादी को है ना, उसको कपड़े सीने में उसको मेहनताना मिला, फहीमन ने दिए जिसके कपड़े उन्होंने सिए, तो उसको कितने रुपए दिए थे? 8 आने दिए थे, 10 रुपए दिए थे, 4 पैसे दिए थे। क्या दिया था? ABCD। कौन सा सही है इसमें? बताइए। बी सही है, माशाल्लाह। चलिए, अब लगता है बच्चे कुछ अटेंटिव है, बी ठीक है। लेकिन आपको बी कैसे लिखना है? आपको पता है ना आपको कैसा लिखना है? आप लिखेंगे सवाल नंबर, कौन सा है सवाल नंबर ये? उफ, एक सेकंड,
ये है सवाल नंबर, देखेंगे कौन सा है। यार एक सेकेंड, हटाइए, पहले इसको हटा दें। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक। हाँ, ये है सवाल नंबर 19, और सवाल नंबर 19 का ऐसे लिखेंगे। सवाल नंबर 19 का पहला सवाल है और इसका जवाब है बी, लिखेंगे 8 आने। इस तरह आपका जवाब मुकम्मल होगा, है ना। ये याद रखिएगा, लिखने का यही तरीका है इन जवाब का। ये नहीं लिखेंगे कि आप पहले सवाल लिखेंगे फिर चारों ऑप्शन लिखेंगे फिर आपका एक ऑप्शन को टिक करेंगे। आप सीधा सीधा सवाल नंबर डालेंगे, पार्ट डालेंगे और उसका जवाब लिखकर ऑप्शन लिखेंगे। याद रहेगा ना भाई, यही तरीका है, याद रख लीजिए। इस तरह ये स्मार्ट तरीका है और आपको एग्जाम में लिखने में सहूलत भी रहेगी और आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपने ऐसा किया तो जल्दी से आप सवाल हल भी कर लेंगे, और नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, हिंदुस्तान में मुसलमान कब आए भाई? 10वीं सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में? कौन बताएगा? मदरसा दारुल कुरान वल हदीस तनकारिया। हिंदुस्तान में मुसलमान कब आए? ए बी सी डी। हाँ, दोबारा सोचिए। मेरे ख्याल से बी, 7वीं सदी में। केरला में वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, मस्जिद जो है वो 7वीं सदी की है, जिसमें किबला अव्वल कहाँ का है? वो किबला अव्वल जो जिसका किबला कहाँ का है, वो बैतुल मुकद्दस वाला किबला अव्वल है उसके अंदर। तो जो 7वीं सदी वाले मामला हैं वो लगते हैं, है ना जी। अगला, एक आरजू नज़म से क्या मुराद है? ये नज़म खुशी के जज्बात का इजहार करती है। ये नज़म शायर की आरजू की तर्जुमानी करती है। ये नज़म जानवरों की दास्तान पर मबनी है। ये नज़म कुदरती नज़ारों पर मबनी है। ए बी सी डी कौन सा सही है बताइए। बाकी मदरसे के बच्चों के हाथ नहीं उठे भाई, एक ही मदरसे के बच्चे का हाथ उठाए। जी कौन सा सही है? बिल्कुल ठीक, बी। ये नज़म शायरी नहीं है, ये जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है। शायर के दिल की या शायर की आरजू की तर्जुमानी करती है, शायरी नहीं है लफ्ज, ये शायर है। देखिए कभी कभी जो है हमारे टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती हैं। अगर आपने डीप स्टडी पढ़ी है, मान लो गहरा आपका जो मुताला गहरा है, तो आप इस तरह की चीजें भी पकड़ पाएंगे। बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया? वो बहुत कमजोर था, वो बहुत मायूस था, इसके दिल पर बहुत बोझ था, वैसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। मदरसा कौन सा है ये? दारुल कुरान वल हदीस और जामिया अन्वार मदीना। जामिया अन्वार मदीना जी, क्या कह रहे? काली स्क्रीन पे, अच्छा ये वाले जामिया बदरुल उलूम गढ़ी। जी फरमाइए। ज्यादातर बच्चे सो रहे हैं, मैं लोरी दे रहा हूं, बहुत सुकून और बहुत तस्कीन मिल रही है ना। बताइए बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया था? ए बी सी डी। अच्छा, अब ऐसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था या वो बहुत मायूस था? वो बेहोश इसीलिए हो गया था। मायूसी तो कोई बात नहीं, वक्त होगा तो कर लूंगा, लेकिन जब वक्त ही नहीं तो कैसे करेगा? अगला, बाकी तहरीक की नुमाया खसूसियात की क्या थी? बुतों की पूजा करना, कट्टापन और ज़ाहिरीदारियों को छोड़कर इंसान से मोहब्बत करना, मजहबी ज़ाहिरीदारियों को पसंद करना, मजहबी कट्टरपन को पसंद करना। जब देखिए बुनियादी और नुमाया खसूसियत पूछ रहे हैं, क्या थी? जी ए बी सी डी। बताइए भाई जल्दी। जी कौन सा मदरसा बोल रहा है? बदरुल उलूम गढ़ी वाले बच्चे बोल रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि आपने संत कबीरदास को नहीं पढ़ा, भक्ति तहरीक नहीं पढ़ी। मैंने हमेशा आपसे कहा कि तुक्का मत मारिए, नहीं पता तो मना कर दीजिए नहीं पता। जी जी बताइए बच्चों। मदरसा दारुल उलूम सूरत, जी फरमाइए। बी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बी। नागुज़ीर के क्या मायने? तकलीफ देने वाला, ना वाकिफ होना, जिसे टाला ना जा सके, जिसे बर्दाश्त न किया जा सके। ए बी सी डी। जी कौन सा? सी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं से क्या मतलब है? दुनिया की आरज़ुओं में उलझ कर रह गया हूं। इस जहां की रौनक देखने के काबिल है। इंसान की जिंदगी का मकसद ऐश करना है, जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना। ए बी सी डी। जी बी, बिल्कुल ठीक। तमन्नाओं में उलझा, दुनिया की आरज़ू में उलझ कर रह गया हूं कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया गया जहां मेरे साथ कई किस्म की आरज़ुएं लगा दी गई और मैं उनमें उलझ कर रह गया हूं। कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो मायने के एतबार से एक दूसरे की जिद हो। सनत मिरातुल नज़ीर, ये सिरात नहीं है, मिरातुल नज़ीर है। सनत तज़ाद, सनत मुतज़ाद, सनत नज़ीर। कौन सा सही है? बिल्कुल ठीक। अजी मुर्गे अजान देते, अच्छी अजी नहीं है ये, अच्छी नहीं है ये अजी है। अजी मुर्गे अजान देती भली न लगे, इस मुहावरे के क्या माने हैं? औरत का घर से बाहर निकल कर काम करना अच्छा नहीं लगता, मुर्गे को अजान देना नहीं चाहिए, मुर्गी अंडे देती हैं, या मुर्गों को अजान देना चाहिए। ए बी सी डी। और ये कौन से सबक का, ये भी याद आपको ज़हन में होना चाहिए। भाई कोई दूसरे मदरसे वाले पे हाथ उठाओ, एक ही मदरसे से पूछता रहूंगा, सवाल पेपर तो आप ही हल कर दोगे माशाल्लाह। दूसरों को भी तो पता लगे ना कि कैसे मेहनत की जाती है। जी मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम हरोगरी। जी कौन सा सही है? ए बी सी डी। तुक्के मार रहे हो आप लोग, फिर मैं कहूंगा कि तुक्के मत मारे। ए, औरत का घर से बाहर निकलकर काम करना अच्छा नहीं लगता। और ये चाचा जी बोल रहे होते हैं। खाना खराब ग्रामर में क्या है? मुहावरा, तशबीह, इस्तारा, फाल। जी ए बी सी डी। हाँ सोच समझ के जवाब देना, वरना आपके एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत कर दूंगा, नाजिम से शिकायत कर दूंगा आपके, कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और एग्जाम के दौरान भी आपने कुछ नहीं पढ़ा। सोच समझ के जवाब देना। ए मुहावरा, बिल्कुल ठीक। अगला, लाइब्रेरी में ज्यादा अखबार पढ़ने के लिए कौन से अफराद जाते हैं? बूढ़े, जवान, मुलाजिम पेशा, गरीब। एबीसीडी। जी लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने के लिए कौन लोग जाते हैं? मदरसा शाह मोहम्मद इलियास, मदरसा शाह मोहम्मद इलियास। जी बताइए बच्चों। बूढ़े, ए यानी बिल्कुल ठीक। अगला चलें। खतूत का वाहिद क्या? खतूत का वाहिद क्या है? दरखास्त, मजमून, खत, कहानी। ए बी सी डी। खतूत, खत, बिल्कुल ठीक, सी। मजमून का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? रद्द-ए-अमल, इक़दाम, नफ्स मजमून, बयानिया। ए बी सी डी। इक़दाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब नहीं, अब अच्छा लग रहा है। मुफलिस व गदा के दरमियान वाव क्या है? हुर्फ जार, हुर्फ इल्लत, हुर्फ अताफ, हुर्फ निदा। जी हुर्फ जी जोड़ने वाला। जी जी जोड़ने वाला। ऑटोकैड किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंजीनियरिंग, तामीराती नक्शे बनाने के लिए, मोटर गाड़ी बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। ऑटोकैड किसके लिए? इंजीनियर क्या? ए बी सी डी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जवाब नहीं भैया आप लोगों का। दिल्ली में टेलीविजन की नशरियात का आगाज कब हुआ? ये मुझे याद नहीं, आप बताएंगे। जी दिल्ली में टेलीविजन का नशरियात का आगाज कब हुआ?
14 अगस्त 1964 या 15 सितंबर 1959? या तो नहीं हो सकता, या तो है ही नहीं, बा भी नहीं है, सा भी नहीं है, डी डा भी नहीं है। कौन सा है सोच के बताओ। या नहीं है, ए नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको। सॉरी, देखिए बी हो सकता है या सी हो सकता है, जो भी हो आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। ये मुझे याद नहीं है, मालूमात की बुनियाद पर है, आपके एग्जाम उस किताब में लिखा होगा। किसमें? मास मीडिया वाले में। किस आले को घुमाने से उसे कर्सर हरकत में आता है? किस आले को घुमाने से एक कर्सर है, ये कर्सर नहीं है, कर्सर बोलते हैं, इंग्लिश का लफ्ज है कर्सर। और वो जो है ना, जो हम कंप्यूटर में बैठते हैं, जो एक चीज को घुमाते हैं, तो वो चीज जो पॉइंट एरो की शक्ल में घूमती है, उसे कर्सर बोलते हैं। तो वो किस चीज के घुमाने से हरकत में आती है? मदरबोर्ड, माउस, पेज, इंटरनेट। अरे भाई साहब, बी 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 माउस 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 माउस। ड्रामा कौन सी जबान का लफ्ज है? ईरानी, मिस्री, यूनानी, हिंदुस्तानी जबान। यह है मदरसा कौन सा वाला? देखिए, जामिया अनवार मदीना। एक बच्चा बैठा हुआ है, जो नहीं पता तो क्या मत लगाइए जी, बताइए। गलत है बेटा, यूनानी जबान का लफ्ज है यूनानी जबान जी। विद्वान कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी। विद्वान आपको पता होना चाहिए। विद्वान कौन सा सबक था हमारा? पंचतंत्र की कहानियों में था विद्वान। उस पंचतंत्र की कहानियों में से जो 3 विद्वान थे और एक अनपढ़ था, तो विद्वान कौन सी जबान का लफ्ज है? पंचतंत्र की कहानियां कौन सी जबान की कहानियां है? हिंदी जी, बिल्कुल ठीक है। आज मास मीडिया का सबसे मकबूल तरीन जरिया, मास मीडिया समझते हैं ना, उसका सबसे मकबूल तरीन जरिया जो अपनी बात बहुत बड़े लेवल तक लोगों को पहुंचा सके और सारे लोग उस बात को सुन सकें जी। अखबार, टेलीफोन, टीवी, रेडियो। टीवी बिल्कुल ठीक, शाबाश। इस तरह आपका सवाल हम अपने इख्तिताम को पहुंचा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम की पूरी मुकम्मल तैयारी कीजिए। आपने शॉर्ट आंसर तो बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन जो बड़े थोड़े से लंबे सवाल थे और तवील जो जवाब वाले सवाल थे, उसमें आप सब चेहरा बिल्कुल खराब था आप लोगों का। आप सिर्फ सोच रहे थे, तो आपके पास वक्त बहुत कम है। जो 13, 14 या 15 असबाक हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, उसको एक बार दोहरा लें। अगर आप उसको एक बार दोहरा लेंगे तो ये 17 सवाल 20 सवाल तो आपने करे ही करे बहुत शानदार तरीके से। बाकी यानी 17 सवाल आपके 17 नंबर मिल गए। आपको कितने नंबर चाहिए? 50, 100 में से पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए और परसेंटेज बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। अगर आप ये 17 नंबर पूरे के पूरे स्कोर कर लेते हैं तो बाकी जितने भी सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं वो आपके स्कोरिंग रहेंगे, और स्कोरिंग करने का मतलब यह है कि आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आएगी। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास मौका बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, इस कम से कम टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि आपका एग्जाम बहुत शानदार जा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, एक बात चलते चलते सुन लीजिए। 26 नवंबर को आपको पेपर है और आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। उसमें किसी भी किस्म की रात लाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कुछ भी आप छोड़ के आते हैं तो आप अपने नुकसान करने वाले हैं। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आप तुक्का नहीं लगाएंगे, वो मुकम्मल एतमाद के साथ और मुकम्मल मालूमात के साथ जाएंगे ताकि आप एग्जाम को अच्छे से सॉल्व कर सकें।